मुक्तापुर नाम के गांव में दो दोस्त अमर और किशन रहते थे। अमर की एक बेटी थी मुन्नी। अमर की पत्नी का देहांत मुन्नी के बचपन में ही हो गया था। अमर एक दिन खेती करके आ रहा था, तभी उसे एक सांप काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर अमर खेत से नहीं आता है। अब मुन्नी को चिंता होने लगती है। काका, पिताजी अभी तक खेत से नहीं लौटे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुन्नी, तू घबरा मत, मैं खेत पर देख कर आता हूँ। किशन खेत में जाता है तो देखता है कि अमर जमीन पर गिरा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। किशन समझ जाता है कि अमर को सांप ने काट लिया है और उसकी मौत हो गई है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? पहले ही मुन्नी की माँ नहीं थी और अब उसके पिता को भी तूने अपने पास बुला लिया। किशन अपने आप को संभालता है और अमर की लाश को लेकर घर जाता है। मुन्नी पिता की लाश देखकर बहुत रोती है और कहती है, पिताजी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं तो अनाथ हो गई। बेटी, तू रो मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। पहले मेरी सिर्फ एक बेटी थी, अब 2 बेटियां हो गई। मैं तेरा ध्यान रखूंगा। वही खड़ी किशन की बेटी मेघा बोली, दीदी, तुम रो मत, अब से हम दोनों बहनें हैं। हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मुन्नी धीरे धीरे सब भूलकर किशन के परिवार के साथ रहने लगती है। एक दिन किशन और उसकी पत्नी किसी काम से दूसरे गांव जाते हैं। निकलते समय किशन मुन्नी और मेघा को गले लगाकर कहता है, मुन्नी, तू अपना और मेघा दोनों का ध्यान रखना। मेघा, तू मुन्नी दीदी को परेशान मत करना, दीदी की सारी बातें मानना। एक बात और, मुझे और तुम्हारी माँ को आने में रात हो जाएगी तो तुम दोनों घबराना मत। मुन्नी और मेघा दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा किशन से करती है। किशन अपनी पत्नी के साथ दूसरे गांव चला जाता है। बस में कुछ डाकू आ जाते हैं और किशन और उन लोगों से सामान छीनने लगते हैं। इसी छीन झपटी में किशन और उसकी पत्नी को चाकू लग जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। उधर रात होते ही, दीदी, माँ और पिताजी अभी तक नहीं आए। अब तो काफी रात हो गई है। मन ही मन मुन्नी भी डर रही थी, पर हिम्मत दिखाते हुए बोलती है, तू घबरा क्यों रही है? वो आ जाएंगे। रात से सुबह हो जाती है, पर दोनों में से कोई भी नहीं आता है। तभी एक गांव वाला चिल्लाते हुए आता है और कहता है, अरे गजब हो गया, किशन भैया और उनकी पत्नी को डाकू ने मार डाला। ये सुनकर तो दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगी। तभी सामने पड़ोस में रहने वाली एक औरत आई और बोली, ये मुन्नी तो है ही मनहूस। पहले अपने माँ बाप को खा गई, अब बेचारी मेघा के माँ बाप को भी खा गई। तभी वहाँ खड़ी एक और औरत बोली, मैंने तो मना किया था किशन भैया को कि इस मुन्नी को अपने घर में ना रखें, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब खुद की बेटी भी अनाथ हो गई। अब दोनों बहनें अनाथ हो गई थी। कोई भी गांव वाला मुन्नी को गांव में काम नहीं देता है। गांव वाले मुन्नी को गांव से बाहर निकाल देते हैं। दोनों बहन गांव के बाहर आ जाती है। दोनों बहुत थक जाती है और कई दिनों से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैंने काका से वादा किया था कि मैं मेघा का ध्यान रखूंगी। तभी मुन्नी को एक ढाबा दिखता है। मुन्नी ढाबे के पास जाती है और, काका, आपके पास कुछ खाना है तो मुझे दे दो। मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है, मैं कुछ भी कर लूंगी। ढाबे वाले के यहाँ बर्तन धोने वाला उस दिन आया नहीं था, इसलिए ढाबे वाले मुन्नी को बर्तन धोने का काम देता है। बदले में उसे और उसकी बहन को पेट भर खाना दे देता है। शाम होते ही, दीदी, शाम होने वाली है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? अब हमारे पास तो घर भी नहीं है और इस गांव में हमें कोई जानता भी नहीं है। कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। दोनों बहनों की बात ढाबे वाला सुन रहा था। ढाबे वाले को दोनों पर दया आ जाती है और, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, आज रात वहीं गुजार लेना। दोनों बहन ढाबे वाले के साथ उसके घर चली जाती है। अगली सुबह, काका, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं?
मैं अपनी छोटी बहन को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ। हाँ, हमारे गांव के सरपंच के यहाँ एक नौकरानी की जरूरत है। क्या तुम नौकरानी का काम करोगी? मुन्नी थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है, काका, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर लूंगी। मुन्नी सरपंच के यहाँ काम करने लगती है। मुन्नी मेघा का दाखिला एक स्कूल में करवा देती है। मेघा पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब मेघा 12वीं पास कर लेती है। दिन रात काम करने की वजह से मुन्नी बीमार हो जाती है। ये देखकर, दीदी, अब आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं। मुझे गांव के एक स्कूल में टीचर का काम मिल गया है और साथ ही मैं आगे की पढ़ाई भी करूंगी। अब तुम अपने ऊपर ध्यान दो। अब मेरी बारी है तुम्हारी सेवा करने की। तुमने बहुत कर लिया। ये सुनकर तो मुन्नी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुन्नी मेघा को गले लगाकर बोलती है, किशन काका, देख रहे हैं ना आप, हमारी मेघा कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। अब ये बड़ी टीचर बन गई है। इतने में वहाँ ढाबे वाले काका आ जाते हैं और ये सब देखकर कहते हैं, बेटी मुन्नी, मेघा की इस सफलता के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। बेटी, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। काका, क्या बात है, कहिए। बेटी मुन्नी, क्या तुम मेरे बेटे अजय से शादी करोगी? मुझे तुम जैसी ही लड़की चाहिए। ये सुनकर दोनों बहन खुश हो जाती है और कुछ समय बाद ही अजय और मुन्नी की शादी हो जाती है। मेघा भी उन्हीं के साथ रहने लगती है। चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी कुछ महीने बाद, बेटी मुन्नी, बाहर आओ, मुझे कुछ काम है। आवाज सुनकर मुन्नी और अजय बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सरपंच जी हैं। दोनों उनका खूब स्वागत करते हैं और, सरपंच जी, क्या बात है? बेटी मुन्नी, मुझे तुम्हारी बहन मेघा अपने बेटे नीरज के लिए बहुत पसंद है। नीरज को मेघा पसंद है और तुम हमें और नीरज को तो काफी साल से जानती ही हो। ये सुनकर तो मुन्नी को विश्वास ही नहीं होता अपने और अपनी बहन के नसीब पर। मुन्नी शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में मेघा की शादी नीरज से हो जाती है। दोनों बहन अपने अपने परिवार में खुशी से रहने लगती हैं। बांके एक गरीब मजदूर था। बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। पहले तो उसकी पत्नी गंगा भी उसके साथ खेत पर काम करने जाती थी, पर जब से उनका बेटा माधव पैदा हुआ था, बांके ने उसको काम पर जाने से मना कर दिया। तुम सिर्फ बच्चे की देखभाल करो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी कमा कर लाऊंगा उसी में खर्च चला लेंगे। गंगा बच्चे का लालन पालन बड़े प्यार से करती। धीरे धीरे उनका दुलारा माधव बड़ा होने लगा, पर 1 बरस का होने को आया। न चलने का प्रयास करता, न ही मुंह से बोल फूटते थे। सुनो जी, इस उम्र की ही तो मेरी बड़ी बहन की बेटी नीरू भी है। कितनी तेज भागती है। हमारा लाल क्यों नहीं चल पाता है? बोलने की भी इच्छा नहीं होती इसको तो। क्या बताऊं, कहीं से पैसों का जुगाड़ होते तो डॉक्टर को दिखा देते। गंगा रात दिन बेटे के बारे में ही सोचती रहती। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त रोटी मिल जाए वही बहुत था। एक दिन, सुनो जी, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। मुझे शहर जाकर माधव का इलाज करवाना है। शहर में चलकर कुछ तो काम मिलेगा। खेत अधिया पर दे दो। तू शायद ठीक कहती है, यहाँ बैठकर तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। 1 हफ्ते बाद ही दोनों शहर की बस में बैठ गए। कलकत्ता जैसे शहर में जाएं तो जाएं कहाँ। बस ने उतारा तो बस अड्डे की भीड़ भाड़ देखकर वहीं किसी कोने में दुबक कर खड़े हो गए। रात हो गई थी। तभी, है, चलो यहाँ से आगे जाओ, रास्ता खाली करो। कहाँ जाएं बाबू, हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। यहाँ कैसे आए? घर वालों ने निकाल दिया है। बच्चा बीमार है, कहाँ जाएं? कहते कहते वो रोने लगी। ठीक है, लेकिन ये कोई रहने की जगह नहीं है, यहाँ से बाहर जाओ। दोनों अपना सामान उठाए बाहर निकल आए। तभी एक बूढ़ी औरत उनके सामने ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी। तुम माधव को पकड़ो, मैं उन्हें उठाती हूँ। गंगा ने बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाया और उनके कपड़े झाड़े। मैं कैसे गिर पड़ी, मुझे तो पता ही नहीं चला। आप अकेले कहाँ जा रही हैं? मैं गंगा सागर गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। तुम लोग कहाँ जा रही हो?
हम इस शहर में नए आए हैं, किसी को नहीं जानते, समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ जाएं। ओह, तुम लोग मेरे साथ मेरी कोठी चलो, मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो। तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने खड़ी हो गई और ड्राइवर ने आकर दरवाजा खोल दिया। आइए माँ जी। कुंवर सिंह, ये दोनों भी हमारे साथ चल रहे हैं, इनका सामान डिक्की में रखो। कुंवर सिंह ने उनका सामान भी डिक्की में रखा और सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जब कोठी पर पहुंची तो कुंवर सिंह, हिम्मत सिंह से कहो कि कोठी के पीछे जो क्वार्टर है उनका खुलावा करके इनके रहने की व्यवस्था कर दे। ये लोग हमारे गांव से आए हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आज आराम करो, कल 8 बजे सुबह आकर मिलना। उन दोनों को रहने का ठिकाना मिल गया था। कमरे में खाना बनाने के लिए सब कुछ था, एक चारपाई रखी थी, और क्या चाहिए था। लगता है गांव से निकलते ही किस्मत का दरवाजा खुल गया, अब हमारे बेटे का इलाज भी हो जाएगा। हाँ, मालकिन बहुत नर्म दिल औरत है। दूसरे दिन दोनों कोठी में मिलने गए तो बांके, तुम हमारी कोठी में चौकीदारी का काम करोगे? जी मालकिन, पर ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। भाई, तुम दिखने में अच्छे खासे ताकतवर लगते हो और जिम्मेदारी से घबरा रहे हो। नहीं मालकिन, मेरा मतलब था इतने कम समय में ही आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। आप हमें जानती ही कितना हैं। आदमी पहचानने में कभी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आपकी अत्यंत कृपा है हम पर। हाँ गंगा, तुम हमारी रसोई में खाना बनाने में मदद कर देना। इस कोठी में सभी लोगों का खाना एक साथ बनता है, मैं अकेली कितना खाऊंगी। मालकिन, आपका परिवार? एक बेटा है, विदेश में रहता है, पिछले 5 सालों से नहीं आया। बेटी भी दूसरे शहर में रहती है, साल में 1 बार आती है। हर बार यही कहती है कि कोठी और सारा कारोबार बेच दो, हमारे पास चलो। पर अपना घर तो अपना ही होता है ना, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं क्यों किसी पर बोझ बनूं? मालकिन, आप चिंता मत करिए, हम आपकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे। बस मेरा बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए माधव के बारे में सब कुछ बताया। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी तो बच्चों की ही डॉक्टर है, अगले महीने ही आने वाली है, तब उसी को दिखा लेंगे। ओह मालकिन, देखो ना, ईश्वर की लीला भी कैसी अद्भुत है। देने पर आमादा हो जाए तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरा बेटा ठीक हो गया तो हम तो जीवन भर आपकी सेवा में ही गुजार देंगे। मैं आज ही बेटी से बात करूंगी। गंगा और बांकी बहुत खुश थे। उसी दिन से उन्होंने अपने अपने काम संभाल लिए। मालकिन की बेटी आई तो उन्होंने माधव का इलाज किया। माधव कुछ ही दिनों में ठीक हो गया था। 1 साल बीत गए थे। कड़कड़ाती ठंड की रात थी, सब सो रहे थे। बांके कोठी के फाटक पर पहरेदारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि फाटक के बाहर कोई साया है जो फाटक फांद कर आने की कोशिश कर रहा है। कौन है वहाँ? पकड़ो पकड़ो, चोर चोर! बांके के चिल्लाते ही सभी लोग उठ गए और चारों तरफ लाइट जल गई। बांके ने उस चोर को दबोच लिया। वो चोर एक फटा हुआ शर्ट और पैंट पहने हुए था। किसी अच्छे घर का युवक लग रहा था। क्या लेने आया था? दिखने में तो शरीफ खानदान का लगता है। चोरी करते शर्म नहीं आई तुझे? पैसे चाहिए, इसीलिए चोरी करनी पड़ रही है, मुझे छोड़ दो भाई। बांके ने सबको जाने का इशारा किया और खुद उसको बरामदे तक ले आया। उसका पूरा बदन ठंड से कांप रहा था। बांके को उस पर दया आ गई। उसने अपना स्वेटर उसके शरीर पर डाल दिया और जरूरतें पूरी करने के लिए ही लोग काम करते हैं, वरना सब के सब चोरी करके ही खाते। भाई, ये मेरी ही कोठी है, किसी तरह अपनी माँ को देखना चाहता था। मेरी माँ मुझसे नफरत करती है, मैं हूँ ही ऐसा। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। बांके को काटो तो खून नहीं। तुम यहीं बैठो, मैं मालकिन को बुलाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। ऐसा क्या किया तुमने? मालकिन तो बहुत ही अच्छी और दयालु हैं।
मेरी बहन की शादी हो चुकी थी। पिताजी कारोबार के सिलसिले में विदेश गए थे। एक दिन कॉलेज में मुझे अचानक चक्कर आ गया। मेरे दोस्तों ने डॉक्टर को दिखाया। तीसरे दिन पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ये बात मैं घर में बताने वाला ही था कि मेरे पिता के मरने की खबर आ गई। घर में मातम पसरा हुआ था। मैं माँ को अपनी बीमारी के बारे में बताकर और दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन आप तो विदेश में थे। मैं कहीं नहीं गया था, बस अपने इलाज के लिए इस शहर से उस शहर घूम रहा था। माँ को मैंने कह दिया था कि मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ को यही लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, पर जिंदगी ने मुझे खुद धोखा दिया है। शुरू में मैं माँ से पढ़ने के बहाने पैसे लेता था। माँ मुझे वापस आने को कहती थी, पर मैं अस्पतालों में रहने की वजह से नहीं आ सकता था। आप अपनी माँ को बता देते। मेरी माँ बिल्कुल टूट जाती। आज के दिन माँ खुद सारा व्यापार चला रही है। मुझसे नाराज ही तो है सिर्फ। मालकिन चोर चोर का शोर सुनकर बाहर आ गई थी और पता नहीं कब से दोनों की बातें सुन रही थी। आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि तुम मेरे घर में चलो। मालकिन के पास रहने का मौका मिल जाएगा। वक्त देखकर उन्हें सब कुछ समझा देना। तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, अब नहीं बनाने दूंगी रोहित। माँ की आवाज सुनते ही वो माँ से लिपट गया। माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ ने उसे गले लगा लिया। तुम मेरे पास आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बड़े बड़े अस्पतालों में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी रोहित। माँ, पिछले 5 साल से इलाज ही तो करवा रहा हूँ। इस बार जैसे ही अस्पताल से छूटा वैसे ही घर की तरफ भागा। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी गोद में आराम करना चाहता हूँ। रोहित की सांसें धोंकनी की तरह चल रही थी। बांके ने सहारा देकर उसे मालकिन के कमरे में पहुंचा दिया। 6 साल बाद माँ की जादुई ममता की छांव में रोहित गहरी नींद में कभी न उठने के लिए समा गया था। हिमाचल की पहाड़ियों पर बसा एक बहुत सी सुंदर गांव था। उस गांव में किरण अपनी दादी के साथ रहती थी। हमेशा बीमार रहने की वजह से दादी बहुत बूढ़ी हो गई थी। गरीबी की वजह से इलाज भी नहीं हो पाता था। किरण को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। दादी 2-4 घरों में साफ सफाई करती थी, उसी से उनका गुजारा चलता था। किरण ने किसी तरह 12वीं की परीक्षा दी थी। उसका परिणाम आने वाला था। एक बार वहाँ की घाटी में एक मेला लगा था। दादी, सभी लड़कियाँ आज शाम को मेला देखने जा रही है, मुझे भी जाना है। किरण, मैं तुम्हें घाटी में अकेली कैसे भेज सकती हूँ? दादी, मैं अकेली कहाँ हूँ, और लड़कियों के माता पिता भी तो जा रहे हैं। हाँ, पर तू तो अकेली ही जाएगी। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुझे अपने साथ लेकर जाती। सयानी लड़की को अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ले देकर तू ही तो मेरे जीवन का सहारा है। तुझे कुछ हो गया तो मैं इन्हीं घाटियों में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। दादी, तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए कैद बन गया है। मैं 17 साल की हूँ, कोई बच्ची थोड़ी हूँ। अपना क्या, दूसरों का भी ध्यान रखना जानती हूँ। तू ठीक कहती है, मेरा प्यार कभी कभी अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है। ठीक है, तू जा, पर मेले से सबके साथ ही वापस आ जाना। किरण दादी के गले लग गई। मेरी प्यारी दादी, तुम बहुत अच्छी हो। उसको मेले में भेजते हुए दादी का दिल पता नहीं क्यों बहुत घबरा रहा था, पर बच्ची की खुशी के लिए दिल पर पत्थर रखना पड़ा। मेले में कुछ खा लेना, बहुत सावधानी से जाना। दादी, मैं बच्ची थोड़ी ही हूँ। किरण खुशी खुशी अपनी सहेलियों के साथ नीचे घाटी में उतर रही थी। पहाड़ों में अंधेरा जल्दी होने लगा था, कुछ बादल भी थे। किरण उससे पहले कभी घाटी में नहीं गई थी। उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। अचानक उसकी नजर दूसरी तरफ वाली घाटी पर पड़ी। देख रीना, उधर वाली घाटी में लगता है कोई शहर है। कितनी रोशनी है वहाँ। इतनी रोशनी तो मेले में भी नहीं दिखाई पड़ रही है। चुपचाप मेला देखने चल, इधर उधर क्यों अपना ध्यान भटका रही है। तभी किरण का ध्यान दूसरी घाटी की तरफ जाने वाले मोड़ पर गया।
मैं जरा उस घाटी की तरफ से होकर सीधे मेले में पहुंचती हूँ, तुम लोग चलो। इतना कहकर वो मोड़ से नीचे उतर गई। रात होने वाली थी। पहाड़ियों के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने की अभ्यस्त तो थी ही, वो सरपट भागी जा रही थी। अचानक घाटी में उतरकर उसे एहसास हुआ कि वहाँ तो कोई शहर नहीं था, बल्कि लाखों जुगनू घाटी में इधर से उधर उड़ रहे थे। उन्हीं की रोशनी से घाटी जगमगा रही थी। बाप रे, इतना खूबसूरत नजारा तो मैंने आज तक नहीं देखा। थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ। किरण पास की एक चट्टान पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई। अचानक एक जुगनुओं का झुंड उसके पास आया। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तुम लोग कौन हो और इंसानों की भाषा कैसे बोल सकते हो? ये हमारी घाटी है, यहाँ कभी कोई इंसान नहीं रह सकता। ऐसा क्यों? हमारी घाटी जादुई है, जो यहाँ आता है वो इसके जादू में उलझ कर रह जाता है। ऐसा कौन सा जादू है तुम्हारी घाटी में? तुम थोड़ा सा नीचे जाओगी तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ मेला देखने, फिर किसी दिन जरूर आऊंगी तुम्हारी जादुई घाटी में। किरण उठने लगी तो उसने देखा रात हो गई थी। ओहो, रात हो गई, मुझे जल्दी जाना होगा वरना सब लड़कियां चली जाएंगी। वो लंबे लंबे कदम भरती हुई मेले में चली गई। मेले में उसे उसकी सहेलियां मिल गई। फिर वो जुगनुओं की बात भूल गई। घर आई तो क्या क्या था मेले में, कुछ खाया पिया? दादी, आज मैंने मेले से भी अच्छी जगह देखी। तू कहाँ गई थी? पहाड़ी की दूसरी तरफ वाली जुगनुओं की घाटी में। मैं इसलिए तुझे घाटी की तरफ नहीं भेजना चाहती। क्यों दादी, क्या आपने उस घाटी के बारे में कुछ सुना है? सुना है नहीं, भुगत रही हूँ। तेरे माता पिता ने भी मनमानी की थी। गांव वालों ने कितना मना किया था कि उस घाटी में मत जाओ, पर वो जवान थे, कुछ नया करना चाहते थे, नहीं मानते थे। एक बार गए तो वापस नहीं आए। दादी, मैं नीचे तक नहीं गई थी। उसने जुगनुओं के बोलने की बात दादी से छुपा लिया। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा है तेरे हाथ पीले कर दूं और तू ये जगह हमेशा के लिए छोड़ दे। दादी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कभी उधर नहीं जाती। क्या बताती? एक बार एक साधु आए जिन्होंने मेरे बेटे की आव भगत से खुश होकर उसे 2 डिब्बे दिए। जो भी घाटी में जाकर घाटी के कुछ जुगनुओं को इन डब्बे में बंद कर लेगा, उसका पूरी जादुई घाटी पर अधिकार हो जाएगा। हमारे बेटे बहू रात के समय ही वो डिब्बा लेकर कब घाटी में चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। उनमें से एक डिब्बा अभी तक रखा हुआ है। दादी, कौन सा डिब्बा? मुझे भी दिखाओ। रसोई में ऊपर ही रखा है, परंतु तू उस डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाएगी, समझ गई? दादी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। रात में दादी के सोने के बाद किरण ने रसोई में ऊपर रखे डिब्बे को उतार लिया। देखा तो उसके भीतर जाल बने हुए थे। इसके बाद दरवाजा खोलकर घाटी की तरफ चल पड़ी। अंधेरे में उसे डर भी बहुत लग रहा था, परंतु उस पल तो उसके सिर पर अपने माता पिता के अधूरे काम को पूरा करने की जिद सवार हो गई थी। मैं घाटी के उसी पत्थर पर बैठकर ही तो कितने जुगनुओं को इस डिब्बे में बंद कर सकती हूँ। मुझे बिल्कुल नीचे जाने की जरूरत ही क्या है? वो बड़ी सावधानी से अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए उसी चट्टान पर जाकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि जुगनुओं का जगमगाता दल उसके पास आ गया। अरे वाह, तुम आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना मैं फिर आऊंगी, तो मैं आ गई। किरण ने डिब्बे का ढक्कन खोल दिया और जुगनुओं से बातें करने लगी। तभी उसके डिब्बे में लड़ते भिड़ते बहुत से जुगनू गिर पड़े और उनके शरीर पर शहद चिपक गया। उसने डिब्बे में देखा तो हजारों जगमगाते जुगनू फड़फड़ा रहे थे। उसने डिब्बा बंद कर दिया। अचानक पूरी घाटी जगमगा उठी और उसके सामने चमकती सीढ़ियां दिखाई पड़ने लगी। किरण ने डिब्बा मजबूती से पकड़ लिया और ऊपर की तरफ आने के लिए मुड़ गई। तभी घाटी से एक आवाज आई। इस जादुई घाटी में तुम्हारा स्वागत है, नीचे आ जाओ। अब से इस जादुई घाटी पर तुम्हारा राज है। तुम जिसको चाहो उसको कैद करो,
और जिसको चाहो उसे आजाद कर दो। क्यों? मैं ही क्यों? आज तक मैं इन जुगनुओं की कैद में थी। तुमने उनको अपने डिब्बे में बंद करके इस घाटी को शाप मुक्त कर दिया है। मैं बरसों से तड़प रही हूँ। ये घाटी बरसों से वीरान पड़ी है। न बच्चों की किलकारियां है, न बुजुर्गों की धौंस है, न शादी की शहनाई है, न दुल्हनों की रौनक है। ये जुगनू इतने शक्तिशाली कैसे हैं? एक जादूगरनी ने इस घाटी को शापित करके यहाँ जुगनुओं को रखवाली के लिए छोड़ दिया है। अब जुगनुओं का मुखिया तुम्हारे डिब्बे में फड़फड़ा रहा है। इस डिब्बे का क्या करूं? अभी इसे बंद रहने दो। तुम घाटी में आओ, वहाँ कैद लोगों को मुक्त करो। फिर एक यज्ञ करना होगा। उस हवन में इस डिब्बे को डालते ही ये इनकी पूरी प्रजाति भस्म हो जाएगी। किरण धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर गई। वहाँ बहुत सारे लोग कैद में थे। उसने सबकी लोहे की हथकड़ियाँ खोल दी। सभी लोग ऊपर आ गए। अब मैं जाकर दादी को बताऊंगी कि मैं जादुई घाटी की रानी हूँ। वो जब अपने घर आई तो, किरण तू कहाँ चली गई थी? मैं रात भर तेरी राह देख रही थी। ये देख, आज कितनी खुशी का दिन है। देख तो कौन आया है। अरे ये तो वही बहादुर लड़की है। क्या ये हमारी किरण है? माँ, बापू, अब से वो जादुई घाटी हमारी है। चलो नहा धोकर उस घाटी में चलेंगे और वहाँ एक यज्ञ करवाना है। पूरा गांव और आसपास के सभी लोग घाटी में पहुँच गए। यज्ञ हुआ। जुगनुओं से भरा डिब्बा हवन कुंड में डाल दिया गया। पूरी घाटी शाप से मुक्त हो गई। घाटी ने किरण को घाटी की रानी घोषित कर दिया। दादी, हम किसी एक घटना को अपने मन की फांस बना लेते हैं, जिसे आने वाली पीढ़ियों को देते जाते हैं। अगर मैंने आपकी उस डर को मानकर ये कदम ना उठाया होता तो घाटी अभी भी जुगनुओं की कैद में रहती और मेरे माँ बाप मुझे कभी नहीं मिलते। हाँ बेटी, मैं गलत थी। अब तो तुम रानी हो, जो चाहो सजा दे सकती हो। दादी, मैं रानी तो आप महारानी है। सब खिलखिलाकर हंसने लगे। अब उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर गई थी। चारों तरफ जादुई घाटी की रानी किरण की ही चर्चा थी। बाढ़ में जादुई घोड़ा। सूरज उगा भी नहीं था और भुल्लू के कानों में आसपास के लोगों की चीख पुकार सुनाई पड़ी। वो जैसे ही घर के बाहर आया, आसपास चारों तरफ का दृश्य देखकर घबरा गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया था। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। हे भगवान, ये का हो ही गया। अरे बाप रे, घर में पानी आ रहा है, घर भी डूब जाएगा। चलो, अब तो यहाँ से अपना दाना पानी उठ गया। भुल्लू ने बक्से से कुछ रुपए लेने चाहे, लेकिन वहाँ 1 रुपए भी नहीं था। वो निराश होकर घर से बाहर आ गया। आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर जा चुके थे। भुल्लू किसी तरह पानी में आगे बढ़ने लगा। अचानक तेज पानी की धारा ने उसे दूसरी तरफ ढकेल दिया। वो बहुत गहरे पानी में पहुंच गया था। सामने मौत दिखाई पड़ रही थी। उसने एक बहती हुई लकड़ी को पकड़ना चाहा, लेकिन वो भी उससे दूर चली गई। डूबते को तिनके का सहारा भी न मिल सका। उसकी तैरने की ताकत जवाब दे चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी से टकरा गया है। उसने आंखें खोली और देखा तो उसके समीप एक घोड़ा आ गया था। मरता क्या न करता। उसने घोड़े को पकड़ लिया और पानी के अंदर ही उसी पर सवार हो गया। मौत की अंधेरी राह में घोड़ा जिंदगी की नई किरण बनकर आ गया था। भुल्लू ने बड़ी मजबूती से उसे पकड़ रखा था। घोड़ा भी तेजी से पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ता गया, जैसे उसने अपने साथ साथ भुल्लू को भी बचाने का पक्का विचार बना लिया हो। आगे खाई थी, उसी दिशा में घोड़ा खींचा जा रहा था। हे भगवान, अब क्या करें? पानी के आगे जोर नहीं चल रहा है। घोड़े राजा, जोर लगाओ, मुड़ जाओ, वरना दोनों खाई में जाएंगे। घोड़ा पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन पानी के आगे बेबस हो रहा था। वो भुल्लू को लेकर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। अचानक चमत्कार हुआ। वो जोर से हिनहिनाया और तेजी से मुड़ गया। उसके अंदर अद्भुत जादुई शक्ति आ गई। वो भुल्लू को लेकर देखते ही देखते एक ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया।
भुल्लू उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। घोड़े की आंखों में दया का भाव झलक रहा था। भुल्लू और घोड़ा दोनों कुछ आगे बढ़े। भूख के मारे भुल्लू से चला नहीं जा रहा था। घोड़े ने इशारा किया और भुल्लू को अपने ऊपर बिठा लिया। वो तेजी से दौड़ता बढ़ता चला गया। वो दोनों बहुत आगे निकल आए। घोड़ा जाकर एक झोपड़ी के पास रुक गया। भुल्लू ने अंदर जाकर देखा तो कुछ खाली बर्तन पड़े थे। आसपास कुछ भी न था। घोड़े राजा, यहाँ तो सारे के सारे बर्तन खाली पड़े हैं। इससे भला भूख कैसे मिटेगी? इतने में घोड़ा आगे बढ़ा और उसने कुछ बर्तनों को मुंह से छू लिया और चमत्कार हो गया। उन बर्तनों में से धुआं निकलने लगा। भुल्लू ने ध्यान से देखा तो धुएं के नीचे बर्तन में खाने के सुंदर व्यंजन झलक रहे थे। भूख से बेहाल भुल्लू ने खाना शुरू कर दिया। अरे राजा, आओ यहीं खा लो। इसके बाद बाहर के घास के मैदान पर भी मुंह चला लेना। मुझे भीगने के कारण ठंडी लग रही है। मैं यहीं अंदर बैठना पसंद करूंगा। घोड़ा हिनहिनाया और सामने कुछ कपड़े और बिस्तर कंबल आ गए। राजा, तुम तो बड़े जादूगर निकले। मैंने कोई बहुत बड़ा पुण्य काम किया है जो तुम मुझे मिल गए। तुमने मेरी जान बचाई, यहाँ तक सुरक्षित लेकर आए। खाने के बाद तुम तो कपड़े भी दे रहे हो। मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की, मैं अब अपनी खुशी से पागल हो जाऊंगा। जादुई घोड़े ने भुल्लू से बड़ी आत्मीयता जताई। भुल्लू का घर और सारा सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। शाम होने लगी तो उसकी चिंता बढ़ गई। जंगली जानवरों का डर सताने लगा। राजा, दिन तो बीत गया, लेकिन रात को खुले आसमान में रहना खतरे से खाली नहीं है। हम दोनों के लिए खतरा है। काश यही आसपास हमारा घर होता। राजा घोड़ा हिनहिनाया और फिर एक चमत्कार हो गया। सामने मैदान साफ हो गया और एक सुंदर बंगलानुमा घर बन गया। राजा के लिए भी सुंदर व्यवस्था हो गई। दोनों जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए तैयार हुए, दो भयानक शेर सामने आकर खड़े हो गए। अब क्या होगा राजा? ये दोनों कहाँ से आ गए? राजा हिनहिनाया। इतने में एक शेर भालू के ऊपर कूदने के लिए तेजी से आगे बढ़ा और गिर गया। उसके पीछे दूसरा शेर भी गिर गया। भुल्लू ने देखा तो दोनों शेरों की पूंछ आपस में बंध गई थी। वे दोनों विपरीत दिशा में हटने की कोशिश कर रहे थे और गिर रहे थे। इसके बाद उनके पैर भी आपस में बंध गए। भुल्लू हंसने लगा। राजा, अब घर के अंदर चलो। ये दोनों तो अब रात भर एक दूसरे से अपने आप को छुड़ाने में ही परेशान रहेंगे। दोनों घर के अंदर चले गए। घर के अंदर सारा सामान आ गया था। अब राजा की सुरक्षा में भुल्लू बड़े आनंद से रहने लगा था। उसने वहाँ अच्छी खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। उसके पास धन दौलत भी आ गई थी। वो जहाँ भी जाता, राजा उसके साथ ही रहता था। एक चीमा नाम का जादूगर एक दिन जंगल में आ गया। राजा को देखकर वो लालच में आ गया। उसे वो अपना बनाना चाहता था। उसने भुल्लू के सामने राजा को खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भुल्लू ने झट से ठुकरा दिया। चीमा जादूगर बहुत नाराज हो गया। उसने अपनी जादुई शक्ति से भुल्लू को उसके ही घर में कैद कर दिया। ये देखकर राजा आग बबूला हो गया। वो बहुत जोर से हिनहिनाया, लेकिन जादूगर पर उसके जादू का कोई असर न हुआ। भुल्लू घर के अंदर से असहाय होकर सब देखता रहा। जादूगर चीमा ने अपनी छड़ी घुमाई और उछलकर राजा के ऊपर सवार हो गया। राजा आगे बढ़ने के लिए तैयार न था, तब जादूगर ने दूसरा जादू भुल्लू के ऊपर चलाने की तैयारी की। भुल्लू, तुम्हारा घोड़ा बात नहीं मान रहा है। अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तब इसका होश ठिकाने आएगा। जादूगर की ये बात सुनकर राजा डर गया। वो अपने साथी भुल्लू के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। वो जादूगर का इशारा समझकर उसे लेकर आगे बढ़ गया। भुल्लू लाचार होकर देखता ही रह गया। जादूगर अपनी जादुई छड़ी से इशारा करके राजा को हर तरफ अपनी इच्छा से ले जा रहा था। राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक वो बहुत तेज दौड़ने लगा। जादूगर बहुत खुश हो गया। इसके बाद तेज दौड़ते दौड़ते राजा अचानक रुक गया। झटका खाकर जादूगर नीचे गिर गया।
उसकी छड़ी दूर गिर गई। उसका जादू बेअसर हो गया। जादूगर उठा तो राजा ने अपने दोनों पैरों से उसे जोर से धक्का मार दिया। जादूगर बुरी तरह लड़खड़ाया और घायल होकर गिर पड़ा। राजा ने जादुई छड़ी मुंह से उठा ली और पिछली दुल्लती जादूगर को मार दी। जादूगर फिर गिर पड़ा और राजा के जादू से उसके दोनों पैर बंध गए। राजा मुंह में छड़ी लेकर तेजी से दौड़ता हुआ भुल्लू के पास पहुंच गया। उसने भुल्लू को आजाद कर दिया। जादुई छड़ी को भुल्लू ने जला दिया। जादुई छड़ी के साथ साथ जादूगर का जादू भी समाप्त हो गया। भुल्लू बड़ी शान से और बड़े प्यार से अपने प्यारे साथी राजा से लिपट गया।